अपनापन की छाँव। मम्मा, आपसे एक बात पूछूं? मेरी नई पुत्रवधू आस्था ने धीरे से पूछा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और आवाज में हल्का सा रुखापन। अरे बेटा, अपनी माँ से बात करने के लिए इजाजत कौन मांगता है? मैं मुस्कुराई। आस्था बोली, मम्मा, ये बताइए कि आकृति दीदी की नंद के घर दिवाली का शगुन और मिठाइयाँ भेजने की क्या जरूरत है? क्या दीदी की सास ससुर इतने लालची हैं कि उम्मीद करते रहते हैं? वो वहाँ कैसे रहती होंगी? थैंक गॉड, मुझे तो इतना प्यारा ससुराल मिला। और मम्मा, आपकी तो मैं अब पूरी तरह फैन हो गई हूँ। मैं हल्के से मुस्कराई। आस्था, बेटा, आकृति तो बहुत किस्मत वाली है। उसे तुमसे भी बेहतर ससुराल मिला है। वहाँ तो हर रिश्ता प्यार और अपनापन से बंधा है। तुम्हारी सासू माँ यानी मैं ने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। शायद इसी वजह से तुम्हें यहाँ आना इतना अच्छा लगा। मेरी बात सुनते ही आस्था की भौहें चढ़ गईं। अब तो प्लीज मम्मा, पूरी कहानी डिटेल में सुनाइए। मैं कुछ पल के लिए अतीत में खो गई। 7 साल पहले की वो यादें मन की स्क्रीन पर धीरे धीरे उभर आईं। उस दिन मैंने बड़े उत्साह से करवा चौथ का व्रत रखा था, तुम्हारे ससुर जी की लंबी उम्र के लिए। सजी धजी सुहागिन की तरह आंगन में दिए जल रहे थे। घर में भक्ति, शांति और संतोष का माहौल था। लेकिन जिंदगी कभी एक सी नहीं रहती। अगली सुबह अचानक फोन बजा। तुम्हारे पति अंशु के सड़क दुर्घटना में घायल होने की खबर आई। पल भर में जैसे दुनिया ठहर सी गई। हमारे कुरुक्षेत्र के छोटे से कस्बे में अस्पताल की सुविधाएं सीमित थीं। डॉक्टर ने अंशु की हालत देखकर तुरंत उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि चंडीगढ़ में हमारा कोई जान पहचान वाला नहीं था। अपने इकलौते बेटे की चिंता में हमारे चेहरे पर तनाव की रेखाएं गहरी होती जा रही थीं। भीड़ भाड़ वाले अस्पताल में हम खुद को पूरी तरह अजनबी महसूस कर रहे थे। तभी आकृति का जयपुर से फोन आया। मैंने घबराहट में सारी बात बता दी। आकृति ने तुरंत कहा, माँ, पापा, घबराए नहीं। मेरी नंद ज्योति दीदी चंडीगढ़ में रहती हैं। मैं उन्हें बता देती हूँ, वो आपकी मदद करेगी। अंशु को एडमिट करवाने के बाद मैंने ज्योति को फोन किया, लेकिन मोबाइल बंद था। थकान और बेचैनी में मन में नकारात्मक ख्याल आने लगे, शायद जानबूझकर बंद कर रखा है। आजकल के नौकरी पेशा लोग हम जैसे घरवालों से कैसे जुड़ेंगे? किसी को दूसरे की परेशानी से क्या लेना देना? शाम तक मैं इन्हीं सोचों में डूबी रही। तभी वार्ड के दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने ज्योति खड़ी थी, चेहरे पर ममता भरी मुस्कान, हाथों में फल, दूध और घर का बना खाना। मैं कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गई। मन में लज्जा और आभार की लहर दौड़ गई। ज्योति ने प्यार से कहा, मौसी जी, ऑफिस में मोबाइल बंद रखना पड़ता है, इसलिए बात नहीं हो पाई। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उसकी सहजता और आत्मीयता ने हमारे सारे डर धो दिए। अगले दिन वह आधे दिन की छुट्टी लेकर आई। अंशु के ऑपरेशन के दौरान वह एक पैर पर खड़ी रही, कभी हमारा हौसला बढ़ाती, कभी डॉक्टर से बात करती, कभी रिपोर्ट्स लाती। उसकी उपस्थिति ने अस्पताल के ठंडे माहौल को अपनापन की छांव में बदल दिया। धीरे धीरे अंशु की हालत सुधरने लगी, लेकिन अस्पताल से छुट्टी लेने में अभी 4 दिन थे। उन 4 दिनों में ज्योति रोज दफ्तर के बाद अस्पताल आती। घर के काम निपटा कर खाना, फल और जरूरी चीजें लेकर पहुंचती। वहीं कोने में बैठकर लैपटॉप खोल लेती, मीटिंग में जुड़ती और साथ साथ हमारी देखभाल भी करती। मैं कई बार कहती, बेटा, तुम थक जाती होगी, इतना मत करो। वह मुस्कुरा देती, मौसी जी, अपनापन थकान नहीं देता, संतोष देता है। उसके इन शब्दों में जीवन का गहरा सत्य छिपा था। तीसरे दिन की रात मैंने अस्पताल की खिड़की से झांका। सड़क के उस पार एक पेड़ था, जिस पर चांदनी हल्के से पड़ रही थी। मुझे लगा जैसे पेड़ और ज्योति एक ही हैं, खुद तपते हुए भी दूसरों को छांव देते हैं। अगली सुबह हुई अष्टमी थी। मन में सवाल उठा, आज पूजा कैसे होगी? बेटे की सलामती के लिए व्रत तो करना ही है, लेकिन अस्पताल में। तभी ज्योति पूजन सामग्री के साथ वार्ड में आ गई। थाल में मिठाइयाँ, फल, दिया बाती देखकर मेरी आंखें नम हो गईं।
मौसी जी, माँ की पूजा भाव से होती है। आज ये वार्ड ही हमारा मंदिर है, ज्योति ने कहा। दोपहर में वह मुझे अपने घर ले गई ताकि मैं कथा सुन सकूं। शाम को व्रत पारण के समय वह फिर अस्पताल लौटी, डॉक्टर की सलाह के अनुसार अंशु के लिए हल्का खाना लेकर। जब मैंने अंशु को अपने हाथ से खाना खिलाया, मन में गहरी शांति बस गई। मुझे लगा जैसे अहोई माँ ज्योति के रूप में ही मेरे पास आई हूँ। मैं भर्राते स्वर में बोली, ज्योति, तुम सच में अपने नाम की तरह हो, खुद जलकर दूसरों का रास्ता रोशन करने वाली। तुमने हमें अपनापन का असली मतलब सिखाया है। तुम सिर्फ आकृति की नंद नहीं, हमारी भी अपनी बेटी हो। ज्योति ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, मौसी जी, मैं तो वही कर रही हूँ जो अपनों के लिए करना चाहिए। शायद यही असली संस्कार हैं। उस पल मैंने महसूस किया, भगवान हर बार चमत्कार नहीं करते, कभी कभी वे किसी इंसान के रूप में अपनापन की छांव बनकर आ जाते हैं। जीवन की धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर दिलों में अपनापन हो तो हर दर्द सहने लायक हो जाता है। अंशु की छुट्टी के दिन मैंने ज्योति को गले लगाते हुए कहा, बेटा, अब तुम मेरी बड़ी बेटी हो। अहोई माँ की कृपा से तुम मुझे मिली, जो मेरे जीवन की प्रेरणा बन गई हो। ज्योति मुस्कुराई, मौसी जी, स्नेह और संवेदना के रिश्ते कभी फीके नहीं पड़ते। जब तक हम एक दूसरे के लिए महसूस करते रहेंगे, ये संसार सुंदर बना रहेगा। उस दिन के बाद से हमारा घर ज्योति के दिए गए प्यार और अपनापन की छाँव में महकने लगा। जब मैंने कहानी समाप्त की तो आस्था की आंखें भीग चुकी थीं। वह मेरे गले लगकर बोली, मम्मा, मैं भी अब इस घर का हिस्सा हूँ। मैं आपकी तरह ज्योति दीदी की सीख अपनाऊंगी, अपनापन पाऊंगी भी और बांटूंगी भी। मैंने जानबूझकर मीठी झिड़की देते हुए कहा, हाँ तो मेरी अब 2 बेटियां हैं, बड़ी ज्योति और छोटी आकृति। अब बताओ, बड़ी बेटी के घर दिवाली का शगुन ना भेजूं क्या? आस्था चहक पड़ी, क्यों नहीं मम्मा, बल्कि अंशु के साथ मैं भी जाऊंगी दोनों दीदियों के यहाँ शगुन का सामान लेकर, क्योंकि मुझे इस घर की सारी परंपराओं को प्यार से अपनाना है। फिर अचानक चंचलता से बोली, लेकिन मम्मा, मैं आपसे नाराज हूँ। आपने 2 बेटियों की बात की, तीसरी की नहीं। मैं भी तो आपकी सबसे छोटी बेटी हूँ। मैंने उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ बेटी कहकर बहू की जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करने वाली। तुम्हें मेरे लिए दोनों बनना है, बहू भी और बेटी भी। और उसी पल आस्था की खिलखिलाहट, उसकी मासूम मुस्कान और अपनापन की खुशबू हमारे घर के हर कोने में फैल गई, मानो जीवन फिर से अपनापन की छाँव में नहा उठा हो।